Assalamualaikum. I am Sumbal Shahsahan and today's topic is 7 features of Chinese Constitution. ठीक है, तो अभी तक हम टर्किश और इंडियन, फ्रेंच, इसके अलावा यूके एंड यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं। आज हम 7 फीचर्स ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट हुआ था 1982 में। सेंट्रल कमेटी थी कम्युनिस्ट पार्टी की, इसने इसको ड्राफ्ट किया था। ठीक है, और उस वक्त इसके 138 आर्टिकल्स थे और अभी भी इतने ही हैं। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर है। पहला प्रिंसिपल क्या है कि सोशलिस्ट रोड से एडहेयर रहना है। ठीक है, आपने कंट्री को सोशलिस्ट बुनियादों पे इस्तेमाल करना है। फाइन। फिर क्या होगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप होगी कि तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन होगी और उन्हीं की डिक्टेटरशिप होगी। जैसे मार्क्स का कंसेप्ट था ना, प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप, ये वो वाला कंसेप्ट है। लीडरशिप होगी कम्युनिस्ट पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करेगी। और फिर लीडरशिप बाय द मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड माओइस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, इन सब के स्कूल ऑफ थॉट्स को यूज करके आपने जो है वो कंट्री के सिस्टम को रन करना है। ये सब कम्युनिस्ट आइडियाज हैं। हालांकि चाइना जो है ना वो पॉलिटिकली कम्युनिस्ट है लेकिन कैपिटलिस्ट है। मतलब इकोनॉमिकली कैपिटलिस्ट कंट्री है। ठीक है, सिर्फ पॉलिटिकली वो कम्युनिस्ट है। और आप देखेंगे कि उसकी पॉलिटिक्स में सब कुछ आपको कम्युनिज्म जैसा नजर आएगा, डिक्टेटरशिप है उनकी। लेकिन वहाँ जितना मर्जी आप पैसा लगाओ इंडस्ट्री के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, आपकी अपनी मर्जी है, प्राइवेट ऑनरशिप जितनी रखनी है आप रख सकते हो। ठीक है, वहाँ कोई आपको जो है वो मनादी नहीं है चाइना में। तो वो इकोनॉमिकली तो कैपिटलिस्ट है लेकिन सिर्फ उसे पॉलिटिकली आज तक कम्युनिस्ट है। कोई भी कंट्री सिवाय नॉर्थ कोरिया के प्योरली कम्युनिस्ट नहीं है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया है दुनिया का वाहिद कम्युनिस्ट कंट्री। सेलिंग फीचर्स क्या है चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन के? तो जी सेलिंग फीचर्स में हमारे पास है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सोशलिस्ट स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, यूनिटरी सिस्टम है, पीपल्स रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, वन पार्टी सिस्टम है और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के कंसेप्ट हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में। पब्लिक इंटरेस्ट्स के वाले से भी इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, इस चीज़ को भी इन्होंने ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे ना, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसी तरह इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी, बहुत प्यारी इंसानियत की बातें लिखी हुई हैं। लेकिन मोस्टली प्रैक्टिस में वो चीज़ें नहीं मिलती। स्पेशली फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के हवाले से आप देख लें, या प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें लिखी हुई हैं लेकिन ऐसा प्रैक्टिस हो नहीं रहा। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहला फीचर। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। इसको एक ही दफ़ा 1982 में एनपीसी के 5th सेशन में अडॉप्ट किया गया था। इसके 138 आर्टिकल्स थे और 4 चैप्टर्स थे। तो ये एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट है, बहुत लंबा चौड़ा सा कुछ नहीं है। जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो इधर बता दी गई हैं। सोशलिस्ट स्टेट। अब सोशलिस्ट स्टेट क्या होती है कि जैसे कम्युनिज्म है ना, कम्युनिज्म से पहले जो आता है ना तब चीज़ वो सोशलिज्म होती है कि लोग जो है ना वो कंट्रोल करते हैं स्टेट के सिस्टम को। ठीक है, तो चाइना क्या है, सोशलिस्ट स्टेट है, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ऑफ पब्लिक। यहाँ लोग हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं और लोगों में कौन है, वर्किंग क्लास कंट्रोल करती है हर चीज़ को। ठीक है, अब क्या है, कंट्री जो है वो उसको कौन रन कर रहा है, वो वर्किंग क्लास लीड कर रही है। ये वर्किंग क्लास जो है इसमें ज़्यादातर कौन लोग हैं, पीसेंट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, फिशरमैन होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, उनकी अलायंस बनी होती है, वो वर्किंग क्लास चलाते हैं और वो जो है कंट्री को लीड करते हैं। देखिए ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में 30% तो ये लोग बना रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का 9 मिलियन के करीब इनकी तादाद होती है और किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो सोशलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट जाए। ठीक है, तो ये प्रोलेटेरिएट की जो डिक्टेटरशिप है उसके अगेंस्ट हो जाएगा, सोशलिस्ट स्टेट के सिस्टम के अगेंस्ट हो जाएगा। अगर कोई मतलब जो है वो जाने की कोशिश करेगा तो वो मुजरिम हो जाएगा, क्राइम होगा, वहाँ पे तस्वर किया जाएगा। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है चाइना, क्योंकि ना यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है तो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ना फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट बहुत आसानी से सेंट्रल लेजिस्लेचर आराम से ला सकता है।
जो उसका दिल करेगा वो अमेंडमेंट ले आएगा, क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में एक तो स्टेट्स भी नहीं होती जहाँ से अप्रूवल चाहिए होती है, और ना ही स्ट्रॉन्ग जुडिशरी होती है जो कि नॉन अवॉइड कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट लानी होगी ना बहुत आराम से आ जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक हाउस है, पार्लियामेंट एक ही है, ठीक है, एक ही, मतलब अपर हाउस नहीं है, लोअर हाउस को कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंगल हाउस है। कोई भी अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में करनी होती है ना वो बहुत ईजी है लाना, वो सिंगल लेजिस्लेचर खुद ही ले आता है। अब क्या है, 64 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट स्टैंडिंग कमेटी इनिशिएट करेगी या नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है, एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये इनका लेजिस्लेचर है, इसकी 1/5 मेंबर लेकर आएंगे, ठीक है, 1/5 मेजोरिटी लेकर आएगी। अब एनपीसी में तकरीबन 3,000 के करीब लोग हैं, मोर और लेस 3,000 के करीब जो है ना मेंबर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% लोग चाहिए जो कि उस अमेंडमेंट के हक में बात करें, ठीक है। तो वो प्रपोज कर दी उन्होंने अमेंडमेंट, तो वो इनिशिएट हो गया काम, उस पर काम शुरू हो गया। अब 2/3 मेजोरिटी अगर इसको पास कर देगी ना उनमें से, तो ये अप्रूव हो जाएगी और ये लागू हो जाएगी अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगी। और कोई भी रेजोल्यूशन लानी होती है ना तो सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन आ जाती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी सिस्टम है। चाइना क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है, और आपको पता है कि इसका सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर जगह अपनी मर्जी चलाता है, चाहे वो मतलब कहीं भी है, किसी भी स्टेट में, किसी भी उसके प्रोविंस में, सेंटर सब कुछ खुद ही कंट्रोल करे, ठीक है। लेकिन क्या है, प्रोविंसेस को भी कुछ ना कुछ पावर्स दी हुई है, म्यूनसिपैलिटीज को भी कुछ ना कुछ पावर्स दी हुई है सेंटर ने, और ये सेंटर के पास इख्तियार है, जो पावर्स उसने म्यूनसिपैलिटीज और प्रोविंसेस को दी है वो किसी भी टाइम वापस ले सकता है, कमी भी कर सकता है, ज्यादती भी कर सकता है अपनी मर्जी से। तो सेंटर इज ऑल इन ऑल है, ठीक है। देन क्या है हमारे पास, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, सेंटर जब चाहता है वो अपनी मर्जी से कोई भी प्रोविंस बना भी सकता है, डिवाइड भी कर सकता है, मर्ज भी कर सकता है, तो उसकी अपनी मर्जी है, प्रोविंसेस की कोई इख्तियार कुछ भी नहीं है। अच्छा, पीपल्स रिपब्लिक है। अब इसका क्या मतलब है, आर्टिकल 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि कहता है सारी ताकत किसकी है, लोगों की, ठीक है। तो ये इसलिए तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है। लेकिन ये पावर कौन एक्सरसाइज करे, एनपीसी। अब एनपीसी को कौन लेकर आता है, मतलब नेशनल पीपल्स कांग्रेस को कौन लेकर आता है पावर में, ये जो 2 से 3 हजार लोग जो आके बैठते हैं ना एनपीसी में, ये सब के सब डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों से, लोग इनको इलेक्ट करके लेकर आते हैं लेजिस्लेचर में। तो आप समझ लें कि लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, तो वो जो भी लॉ बनाएंगे वो एक्चुअली लोग बना रहे हैं, क्योंकि लोग उन लोगों को लेकर आए, ठीक है। तो चाइना पीपल्स रिपब्लिक है। चाइना इज अ स्टेट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा कि लोगों की डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है चाइना में, डेमोक्रेसी भी है और डिक्टेटरशिप भी है लोगों की, जिसको कौन लीड कर रहा है, वर्किंग क्लास के पीजेंट्स और फार्मर्स, फिशरमैन, और जो भी वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, वो सब चाइना को लीड कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत ज्यादा तादाद इन लोगों की है, ठीक है। देन डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, अब इसका क्या कंसेप्ट है, आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि कहता है कि कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट रहेगी, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यहाँ पर नहीं है पावर डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर सेंट्रल बॉडी में है, एक ही सेंट्रल बॉडी में। अब डेमोक्रेसी और सेंट्रलिज्म वैसे तो एक दूसरे की जिद है, डेमोक्रेसी में पावर बहुत ज्यादा डिवाइडेड होती है, सेंट्रलिज्म में पावर एक बंदे के हाथ में होती है या एक बॉडी के हाथ में होती है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, मतलब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है डेमोक्रेटिक स्टेट है। डेमोक्रेसी कैसे है कि लोग वोट डालते हैं, लेजिस्लेचर में लोगों को लेकर आते हैं। अब लेजिस्लेचर के पास सारी ताकत है, उसने पावर डिवाइड नहीं की हुई लेजिस्लेचर ने, ठीक है। तो पावर लेजिस्लेचर में सेंट्रल, मतलब सेंट्रलिज्म है पावर की, ठीक है, सारी सेंट्रल अथॉरिटी लेजिस्लेचर है, वो सब कुछ कंट्रोल करती है, सारी कंट्री का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉज के हवाले से, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है। तो पावर यहाँ पे डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। और लेजिस्लेचर लोगों को ही अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, फाइन। और ये लेजिस्लेचर ही है जो ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करके लेकर आता है, मतलब कि प्रेसिडेंट भी कहाँ से आ रहा है,
लेजिस्लेचर से, प्राइम मिनिस्टर भी लेजिस्लेचर से आ रहा है, और प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेट काउंसिल होती है वो भी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे ना स्टेट काउंसिल होती है, जैसे यहाँ पाकिस्तान में कैबिनेट है ना, वहाँ पे स्टेट काउंसिल कहा जाता है उसे, तो वो भी लेजिस्लेचर ही लेकर आए। तो सारी ताकत किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास। वो अपनी मर्जी के बंदे लेकर आते हैं गवर्नमेंट में। तो ये सेंट्रलिज्म और डेमोक्रेसी एक साथ आ गई, ठीक है। देन वन पार्टी सिस्टम। अब देखो कम्युनिस्ट पार्टी में ना, जब मार्क्स ने अपना कंसेप्ट दिया था ना मार्क्सिज्म का, तो उसने कुछ भी इस हवाले से बात नहीं की थी, ठीक है। ये आइडिया जो है ना पार्टी सिस्टम का, ये कौन लेकर आया था? लेनिन। जब उसने रशिया की बुनियाद रखी थी ना, तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था, तो वो अपनी एक पार्टी के साथ आया था, बोल्शेविक पार्टी। तो लेनिन ने अपने आइडियाज देना स्टार्ट किया कि जो वर्किंग क्लास है ना, वो अपने लिए खुद नहीं लड़ सकती, खड़ी नहीं हो सकती लड़ने के लिए। तो एक पॉलिटिकल जो है, समझ लें, आपको एक बॉडी चाहिए होगी जो इनके लिए रेवोल्यूशन लेकर आए। वो पॉलिटिकल बॉडी कौन सी होगी? वो पार्टी होगी, ठीक है, जिसको इन्होंने, लेनिन ने कहा था वैनगार्ड पार्टी, ठीक है। तो वैनगार्ड पार्टी जो है वो लेबर्स की तरफ से, वर्किंग क्लास की तरफ से आगे आएगी और उनके लिए लड़ेगी। लेनिन ने कंसेप्ट दिया था। फिर रशिया में वन पार्टी सिस्टम आ गया था, जो कि लेनिन की वन पार्टी सिस्टम थी, और वही हमेशा इलेक्शन में खड़ी होती थी और वही जीतती थी, ठीक है। 3 साल लेनिन ने रूल किया, उसके बाद स्टालिन आ गया था, उसने भी इस चीज को कंटिन्यू रखा। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये पार्टी क्या होती है? ये एक ही पार्टी है, ठीक है, कंट्री में, जो कि हमेशा इलेक्शन जीतती है, पावर में आती है, फाइन। इस पार्टी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है, छोटी छोटी कमेटियां बनी होती हैं, पूरा एक पैरामिड सा बना होता है, नीचे बड़ी एक बहुत बड़ा सा, समझ लें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अगर ले लें, तो उसमें आप जैसे टॉप पर आते जाओगे ना, तो स्टैंडिंग कमेटी तक पहुंचोगे, कि वो सबसे छोटी बॉडी होती है और वही सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है, स्टैंडिंग कमेटी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब क्या है, कंट्री का सारा सिस्टम ये एक पार्टी ही डील कर रही होती है। इस पार्टी ने अ, दूसरी और पार्टीज को भी इजाजत दी होती है, लेकिन वो सबकी सब पार्टीज इसको अपना, मतलब अपने ऊपर डोमिनेंट तस्लीम करते हैं, लेकिन इसके साथ मौजूद रहते हैं। चाइना में भी यही सिस्टम है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइना तो है ना पॉलिटिकल पार्टी, और इसने सारा कुछ कंट्रोल करना होता है, लेकिन छोटी छोटी 8 पार्टीज मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल फ्रंट बनाती है, ये दिखाने के लिए कि हम एक तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन सारी की सारी 8 पार्टी समझ लें कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नीचे ही है, ठीक है। और अगर इन्होंने काम करना होता है तो सीसीपी से ही इनके पास हिदायत आती है। तो एक्चुअली बस ये दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए ये 8 पार्टीज हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो मार्क्स और लेनिन की आइडियोलॉजी पे बेस करती है। जैसे मैंने बताया ना, मार्क्स ने तो वैसे कोई सिस्टम दिया नहीं था पार्टी का, लेकिन उसने बात की थी कि रेवोल्यूशन आएगा, लेकिन रेवोल्यूशन कौन लेकर आएगा? लेनिन ने कहा जी ये पॉलिटिकल पार्टी लेकर आएगी, तो उसने पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रख दी। अब ये पार्टी क्या है? चाइना में सुप्रीम है, और मतलब क्या है कि, मतलब एक मिनट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस पार्टी इज सुप्रीम इन चाइना इन प्रैक्टिस, बट इन कॉन्स्टिट्यूशन नथिंग इज मेंशन अबाउट इट्स सुप्रीमेसी। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा इसकी सुप्रीमेसी के हवाले से, लेकिन इन प्रैक्टिस ये सुप्रीम है, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब इसका क्या मतलब है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वो एक ही हाउस है, ओनली हाउस है, ओनली लेजिस्लेचर है, जो कि स्टेट के लिए लॉज बनाता है, पॉलिसीज बनाता है और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो एक हाउस है ना, ये 5 साल के लिए पावर में आता है, ठीक है। आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये 5 साल के लिए आएंगे, और कौन इन्हें इलेक्ट करता है? ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों से, लोग इन्हें वोट डालते हैं, ये जो है लेजिस्लेचर में आ जाते हैं। इनकी तकरीबन तादाद राउंड अबाउट 3000 है, 2980, ठीक है, 2980 जो है ये मेंबर्स हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज का कंसेप्ट भी ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, जैसे कि आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 2 है, जिसमें 33 से लेके 56 तक तमाम जो है राइट्स बताए गए, ड्यूटीज नहीं राइट्स बताए गए, ठीक है। और ये राइट्स जो है इनमें मतलब लोगों को राइट्स दिए गए हैं, और इन राइट्स को कोई सस्पेंड भी नहीं कर सकता, और अगर कोई सस्पेंड करेगा तो वो इंसान कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, उसकी अपील लेके। लेकिन अगर कोई ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा ना, तो उसके हिसाब से आप कोई प्रोविजंस नहीं देखेंगे कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हो।
तो राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं कि आप किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हो, किसी भी इंसान को वोट दे सकते हो, और आप किसी भी कैंडिडेट को वोट डाल सकते हो, ठीक है। आप पॉलिसी के खिलाफ बोल सकते हो, राइट टू स्पीच है आपके पास, प्रेस है, और इसके अलावा असेंबली है कि आप किसी भी ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, और एसोसिएशन एंड प्रोसेशन की भी आपको जो है वो राइट दिया जा रहा है। फिर डेमोन्स्ट्रेशन भी, वर्क एंड रेस्ट, इस तरह की सारी चीज़ें। फाइन। ड्यूटीज में क्या आपसे मांगा जा रहा है, क्या डिमांड किया जा रहा है, एक तो चीज़ आपको दे दी ना, दूसरा आपसे डिमांड क्या की जा रही है। एक तो ये है कि आपने टैक्स पे करने हैं, ठीक है, टैक्स पे करना है, आप मिलिट्री सर्विसेज को परफॉर्म करेंगे, आप किसी भी मिलिशिया को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, जो लॉ डिफाइन कर रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप लॉ को ओबे करेंगे, प्रॉपरली ओबे करना है अपने लॉ को, ओबीडियंस ऑफ द लॉ, ये आपसे डिमांड किया जा रहा है। हर कंट्री ये चीज़ डिमांड करती है, वो आपकी ड्यूटी है, अपने कानूनों को फॉलो तो करना है ना। फिर मदरलैंड का डिफेंस, ये भी आपकी ड्यूटी है, लॉयल रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कंट्री में किसी भी इंसान को एक्सप्लॉइट नहीं करना, ये भी आपकी ड्यूटी है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या, पब्लिक इंटरेस्ट। ये एक यूनिक सी चीज़ है कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है कि जो काफ़ी सारे लोग हैं ना, उनका जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट होता है। पब्लिक इंटरेस्ट एक्चुअली में कौन डिटर्मिन कर रहा है, गवर्नमेंट बता रही है। और एक्चुअली में गवर्नमेंट में भी कौन लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइना, वो डिटर्मिन करती है कि इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप समझ लें कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो इंटरेस्ट है ना, वो पब्लिक इंटरेस्ट है, और कोई भी इंसान उस पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म नहीं पहुंचा सकता, और ना ही अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसको हार्म पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस पब्लिक इंटरेस्ट को गार्ड कर रहा है। तो जो भी हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी, उस सजा का मुस्तहिक है। देन जी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि किसी को भी आप किसी भी बेसिस पे, ऑन किसी भी बेसिस पे, चाहे उसके रिलीजन कोई हो, कोई भी रेस हो, कोई भी एथनिसिटी हो, आप डिस्क्रिमिनेट या एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ना ही स्टेट कर सकती है, ना ही कोई इंसान दूसरे इंसान को कर सकता है, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस में आप देखते हो कि क्या हो रहा है, वो जो है इनका एक जो प्रोविंस है जहाँ पे उइघुर है आई गेस, वहाँ पर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, उनके लिए कैंप्स बनाए हुए हैं जहाँ उनको रखा जा रहा है, और इस तरह का मसला मसाइल है, लेकिन वो भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम है। चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तमाम सिटीजन जिनको चाइना की नेशनैलिटी मिल गई है सब इक्वल है, चाहे अब वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी एथनिसिटी से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी किसी भी बेसिस पे। और अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ को बेस बना के उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है। यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाना इज गद्दारी, ट्रीजन चार्जेस लगते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से या फिर स्टेट से एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, और इसको लोग प्रोहिबिट करें। तो ये था हमारा चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में पूछें, मैसेज कर लेंगे जिनके पास मेरा नंबर है, तो मैं आपको आपकी क्वेरीज के जवाब दे दूंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज।